सुनिए अगला भाग, चांद का टुकड़ा। इतना सुन अंश रानी जी को घूरकर बोला, अच्छा मैं बस करूं? आप अपनी बेटी से कहिए ना कि रोए नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा खासा आपके पतिदेव से बात कर रहा था, तभी आपका ये खराब मौसम, मेरा मतलब आपकी बेटी ने बीच में अपना मुंह डाल दिया और मुझे बस करने के लिए कह रही हैं आप ये भूल रही हैं कि मुझसे जबान लड़ाने वाले का मैं क्या अंजाम करता हूँ। अपनी बेटी से कहिए कि अपनी चोंच बंद रखे, नहीं तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और अंश ये सब बोलकर मनन के पास जाने के लिए मुड़ा तो उसे मंदिरा की जोर से रोने की आवाज आई। अंश अपना सर खुजाते हुए, अरे चुप भी करो, ज्यादा आवाजें आई तो यही तुम्हारी जबान काट लूंगा, समझी? रानी जी ने कैसे भी करके मंदिरा को चुप करवाया और सुभाष जी भी वहीं खड़े मंदिरा को समझा रहे थे। इतने में मनन को एक कॉल आई जो घर के ही नंबर से थी। उसने कॉल उठाया। हेलो, सामने से श्याम काका। हेलो साहब। मनन, हाँ बोलिए काका। श्याम काका चिंता में बोले, साहब हमें अभी गांव जाना पड़ेगा, हमारे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसने हमें बुलाया है, तो साहब क्या हम जाएं? ये कोई पूछने की बात नहीं है काका, आप जाइए और पैसे लेकर जाइए, जितनी भी जरूरत हो उतनी लेकर जाइए और पहुंचते ही फोन कीजिएगा, ठीक है? पर साहब आपके खाने का क्या? उसकी चिंता मत करिए, आप सिर्फ अभी अपने बेटे की चिंता करिए और आराम से गांव जाइए, और पैसों की जरूरत होगी तो यहाँ से भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है काका, आप हमारे पिता जैसे हैं और पिता को ये सब नहीं बोलना चाहिए। जी साहब, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, आप अपना और अंश बाबा का ख्याल रखिएगा। आप भी अपना और ऋषि का ख्याल रखिएगा। जी साहब। इतना बोलते ही मनन ने फोन काट दिया। अंश ने जब पूछा इस बारे में तो उसने सारी बातें बता दी। जब मनन ने सुभाष जी और बाकी सबको देखा तो उसे यहाँ का होश आया। मनन यहाँ वहाँ देखने लगा और रवि, रॉकी, जीतू और मोनू से बोला, देखो इस घर के हर कोने में जाकर देखो, कोई और भी है क्या? मनन की बात सुनकर वो लोग घर में हर जगह देखने लगे। मनन, बोल सुभाष, अब क्या करना है तेरा? साहब बस मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है साहब, आपकी मेहरबानी से घर चलता था, अब मैं पूरे रोड पर आ गया हूँ। ऐसे तो आप घर छीन लेंगे तो मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगा? बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी पाई पाई चुका दूंगा। उस वक्त मनन उसकी तरफ ना देखकर अपनी ही गन हाथों में घुमा रहा था। वो हल्का सा हंसकर बोला, भरोसा, और वो भी तुझ पर? अच्छा मजाक किया बुड्ढे। अंश भी ये सब ड्रामा देख रहा था। उसकी नजर मंदिरा पर पड़ी तो देखा मंदिरा चुप हो चुकी थी। ये सब लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और वहां रॉकी, रवि और जीतू आ गए। उन्होंने बताया कि घर में कोई नहीं है। तभी मोनू किचन से आया और बोला, भाई ये लड़की किचन में थी। मनन, अंश और बाकी सबकी नजरें उस पर पड़ी। मनन उसे नीचे से ऊपर देखते हुए, कौन है ये? सुभाष जी। साहब वो किचन में थी, खाना बना रही थी। मनन उसको आंखें दिखाकर, तो मैंने कब कहा कि वो गाना गा रही थी? तेरी लगती क्या है? अंश कुछ याद करते हुए, एक मिनट, तूने तो कहा था कि तेरी बेटी किचन में खाना बना रही है, पर तुझे तो एक ही बेटी है, और वो भी ये नकचड़ी, गुस्सैल और डरपोक, और क्या क्या नाम है इसके? रानी जी। साहब मंदिरा। अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ मंदिरा यानी मंद बुद्धि। तो ये कौन है फिर? इस पर सुभाष जी धीरे से बोले, साहब ये हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी की बेटी है, हमारे साथ ही रहती है। कब से? मनन ने पूछा। 2 साल से साहब हमारे साथ, रानी जी बोली। इतने में अंश एप्पल खाते हुए बोला, अच्छा पर तुम लोगों के घर में कभी भी हमने ये लड़की देखी नहीं, तो ये 2 साल से कैसे यहाँ पर हो सकती है फिर? नहीं साहब वो यहीं रहती थी, बस कभी सामने नहीं आई। मनन उसको अजीब नजरों से देख रहा था। वहां पर हर शख्स उसे घूर रहा था और वो बस नीचे नजरें किए हुए एक ही जगह देखे जा रही थी। आपकी इस बेटी को धूप लग रही है क्या? दुपट्टे से मुंह क्यों छुपाया हुआ है इसने? हेलो मैडम, दुपट्टा हटाओ, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ, अंश ने उससे कहा। पर उसने दुपट्टा नहीं हटाया। अंश ने फिर वही दोहराया, पर ना तो वो अपनी जगह से हिली और ना ही उसने अपना दुपट्टा हटाया। मनन को अब ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह से उठा और उसके ठीक सामने आ गया। मनन चिल्लाकर बोला, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो गई हो? कब से बोल रहे हैं, समझ नहीं आता? लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब मनन को कोई जवाब नहीं मिला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने उसके सर पे ढका दुपट्टा पकड़ा और गुस्से से खींच लिया और दुपट्टा हटते ही मनन हैरान सा हो गया। वहां पर जितने भी लोग थे वो उसका चेहरा देखते ही रह गए। 22 साल की लड़की जो दिखने में जैसे परी ही हो, चेहरा भगवान ने जैसे फुर्सत से बनाया हुआ, दूध से भी ज्यादा गोरा रंग, खूबसूरती की मिसाल, काले लंबे बाल, आंखों का रंग सुनहरा, होंठ गुलाबी जिस पर खामोशी सदियों से छाई हुई थी, चेहरे पर हमेशा रहने वाली उदासी। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि वहां पर सब लोग उसे मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। कुल मिलाकर कुदरत का करिश्मा जो उस घर में नूर बिखराए जा रहा था। मनन अब भी उसे निहारे जा रहा था और उसकी आंखें कभी मनन तो कभी बाकी सब पर पड़े जा रही थी। मनन ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी जो आज उसके सामने है। उसकी खूबसूरती के आगे मंदिरा का रंग भी फीका पड़ता था। अचानक मनन को महसूस हुआ कि उसका दिल जोर से धड़कने लग गया है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जिसने तेजी से रफ्तार पकड़ ली थी। ये सब कुछ तकरीबन कुछ समय तक चलता रहा। सुभाष जी मनन से बोले, साहब ये मनाली है, हमारी बेटी। मनाली, ब्यूटीफुल नेम, मनन मुस्कुराते हुए बोला। उसके बाद अंश मनन से बोला, मन अब तो मुंह दिखाई भी हो गई, अब तो इसका हिसाब किताब कर दे। मनन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, हिसाब क्या करना है, अब तो उसका फाइनल होगा। सुभाष जी की धड़कनें रुक सी गई। उनको अब सच में लगने लगा था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मनन अंश से कहता है, अंश तू सच कह रहा था, यहाँ वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ तुझे किस चीज की खुशबू आ रही है भाई? तू खुद सोच अंश। इस पर अंश कहता है, खाने की। इतना कहकर मनन रानी जी की ओर बढ़ा। रानी जी
इतनी दूर से आए हैं, कुछ खिला ही दीजिए। पैसे ना सही, खाना ही खिला दो। वैसे भी खाना जिसने भी बनाया है उसमें और उसके हाथों में वाकई जादू है। मनन ये कहकर मनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जिसे अंश ने भी नोटिस किया। अंश को समझ में आ चुका था कि मनन के रवैये बदलने का कारण क्या है। मनन की नज़र मनाली से हट ही नहीं रही थी, वो बस उसको एक टक देखे जा रहा था। ये सुनकर सुभाष जी की जान में जान आई। रानी जी खुशी से, क्यों नहीं साहब, हमें आपको खाना खिलाकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, आप बैठिए, हम अभी परोसते हैं। इतना सुन मनाली जाने को हुई तो उसे याद आया कि उसके चेहरे पर दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा अभी भी मनन के हाथ में था। उसने मनन से वो दुपट्टा लेना चाहा, पर मनन के हाथ में जैसे वो चिपक ही गया हो। मनन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनाली ने मनन की ओर देखा तो उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी मनन के हाथ से अपना दुपट्टा वो छुड़ा नहीं पाई। बाद में वो थक हार कर ऐसे ही चली गई। उसके पीछे पीछे मंदिरा भी चली गई और सब लोग ये सब ड्रामा देखे जा रहे थे। सुनिए अगला भाग, प्यार पहली नजर का। अंश मनन के ठीक पीछे खड़ा था और उसको ही घूरे जा रहा था। अंश उसे घूर कर, क्या चल रहा है ये? मनन अनजान बनते हुए, क्या क्या चल रहा था? कुछ भी तो नहीं। अंश, मैंने देखा तुझे, तू कभी भी किसी लड़की की तरफ ऐसे नहीं देखता। और आज क्या? कैसे देख लिया मैंने, बता। हाँ देख भाई, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अब चुपचाप खाने की राह देख, मुझसे बाल की खाल निकालना बंद कर। इतना कहकर मनन और अंश और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अंश अभी भी मनन की तरफ देख रहा था और मनन किचन की ओर। अंश को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। यहाँ रानी जी, मनाली और मंदिरा किचन में आई और उनके पीछे पीछे सुभाष जी भी आ गए। रानी जी लंबी सांस लेते हुए, हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है सुभाष जी, साहब का मन बदल गया। पर ये कैसे हुआ? मतलब अचानक से क्या हुआ, पता ही नहीं चला। सुभाष जी खाने को देखकर बोले, ये सब इसी खाने की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा ना कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, शायद इसी खाने का कमाल है। इतना सुनकर रानी जी मनाली की तरफ देखकर, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद रानी जी मनाली की तरफ बढ़ी जो कि प्लेट्स निकाल रही थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। कितनी बड़ी जादूगरनी है तू, मतलब एक ऐसे इंसान के मन को पल भर में बदल दिया जिससे पूरी दुनिया डरती है। वाह रे खूबसूरती, तूने तो सबको दीवाना बना दिया। एक बात कहूं तुझसे, तू तेरी माँ की तरह ही है, एकदम लफाड़ेबाज जो हर मर्द पर टोरे डालती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि साहब ने तुझे देखा और पल भर में उनका मन बदल दिया। रानी जी बोले ही जा रही थी और मनाली की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुभाष जी और मंदिरा भी उनकी बातें सुन रहे थे। एकदम से रानी जी ने मनाली का हाथ छोड़ा और उसको मुस्कुराते हुए बोली, एक काम कर तू लड़की, तू ना हम पर अब बोझ हो गई है। अब तेरी ये मनहूस शक्ल देख देख कर हमारे अच्छे दिन गायब हो रहे हैं। तू ना कहीं धंधा शुरू कर दे, पैसे कमा लेगी और रोज रोज की कटकट भी तुझे सुननी नहीं पड़ेगी। इतना बोलते ही वो वहां से खाने का सामान लेकर चली गई और बाहर परोसने लग गई। मनाली के कान ये सब सुनकर सुन हो गए थे। अपनी ही चाची जी के मुंह से ऐसी बातें उसे सुनने को मिली, ये उसके दिल का हाल बताने के लिए काफी था। सुभाष जी और मंदिरा भी वहीं उसको खड़े होकर देख रहे थे। जब मनाली ने सुभाष जी की ओर देखा तो वो भी मुंह फेरकर बाहर चले गए। मंदिरा वहीं खड़े उसको देख रही थी। मनाली की हालत खराब हो चुकी थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा खोपा हो। वो पूरी तरीके से कांपने लग गई। मंदिरा उसके पास आते, वैसे मैंने भी देखा कि वो मनन ओबरॉय तुझे किस नजर से देख रहा था। हम सबके लिए कितना अजीब था। माँ ने कुछ गलत भी नहीं कहा। वाकई में अगर तू चाहे तो इस खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। मंदिरा ये कहकर मुस्कुराने लगी। वहीं मनाली की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर में मंदिरा भी वहां से चली गई और बाहर आ गई। मनाली वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। कितना दर्द है उसके अंदर। इन 2 सालों में कितना कुछ सहा है उसके दिल और दिमाग ने। ऊपर से उसकी खूबसूरती पर लगते दाग, ये सब चीजों से पता नहीं कितने सालों से गुजर रही है वो। वाकई में दुनिया की नजर में आया हुआ खूबसूरत चेहरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पर करे भी तो वो क्या करे, उसकी समझ से बाहर था। यहाँ रानी जी सबको खाना परोस चुकी थी। मंदिरा और सुभाष जी भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सबने खाना शुरू कर दिया, पर मनन ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसकी आंखें तो अभी भी मनाली को ही ढूंढे जा रही थी। अंश ने ये सब देखा तो वो समझ गया कि मनन किसको ढूंढ रहा है। वो खाना खाते हुए बोला, अरे वाह क्या आप खाना बनाया, लाजवाब। अरे मनन, अरे भाई खाना खाकर देख यार, सच में बहुत अच्छा है। मनन ने खाना चखकर देखा, खाना वाकई में बहुत अच्छा था। इतने में अंश ने रानी जी से बोला, रानी जी, अरे आपकी वो परी दिखाई नहीं दे रही, उसके हाथ चूमने को दिल कर रहा है। सुभाष जी और रानी जी उस वक्त सिर्फ भूत बनकर खड़े रहे। अंश ने उन्हें फिर से कहा। फिर मंदिरा ने उसे आवाज लगाई और मनाली अपनी जगह से उठी और उसने अपनी आंखें साफ की। मनन बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अंश और सबने देखा कि वो आ रही है तो मनन को इशारे से दूसरी तरफ देखने के लिए कहा। मनन ने उसे देखा तो वो पहले के जैसे ही उसे निहारे जा रहा था। उसकी नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश मनन के कान में धीरे से बोला, अब एक खाना खा पागल इंसान कब से घूरे जा रहा है, उसे क्या सोचेगी वो। मनन मुस्कुराते हुए, यही सोचेगी ना कि किसी का दिल उस पर आ गया है। इतना सुनकर अंश मनाली से बोला, वैसे परी जी इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो, मेरा तो पेट भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा। वहां पर खड़ा हर शख्स मुस्कुरा दिया, सिर्फ मंदिरा, रानी जी और सुभाष जी को छोड़कर। सब लोग खाना खाने लगे। मनन खाने का भी स्वाद ले रहा था और सामने खड़ी मनाली को भी देखे जा रहा था। और मनाली तो अपनी ही सोच में गुम थी। उसके जहन से रानी जी की वो बातें अभी भी नहीं निकल रही थी। आखिर
उसकी चाची जी उसके बारे में क्या सोचती हैं, ये उसे आज पता चला था। आज तक उसने उनकी बेरुखी सही, सबका गुस्सा सहा, सबकी बेवजह नाराजगी सही, यहाँ तक कि उसे कुछ बोलने की इजाजत भी नसीब नहीं हुई। सब लोगों ने बारी बारी कहर बरसाया और आज इतनी गंदी बातें उसके बारे में वो कैसे सोच सकती थी। ऐसा सोच उसकी आंखों में नमी आ गई। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी कमरे की तरफ जाने को हुई, तभी अंश ने कहा, अरे परी जी रुकिए जरा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो सुभाष, अब बताओ कि तुम अपना कर्जा कैसे दोगे। सुभाष जी हड़बड़ाकर बोले, साहब आपने तो कहा था कि आप कर्जा नहीं लेंगे। इतने में अंश हंसकर बोला, किसने कहा ये कि हम कर्जा नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, पर पैसे नहीं देने होंगे तुम्हें। मैं कुछ समझा नहीं साहब, पैसे नहीं तो क्या क्या देना है। मनन अपनी जगह से उठकर बोला, अपनी बेटी। सुभाष जी को तो जैसे सदमा लग गया। वो मंदिरा की तरफ चिंता से देखने लगे। मंदिरा भी डर के मारे पूरी तरह से कांप चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ये लोग सच में कितने गंदे हैं। उसकी आंखों में नमी आ गई। सुभाष जी को जिसका डर था वही हुआ। ये सुन रानी जी गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हैं साहब जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। माना कि हमने पैसों के लालच में आकर आपसे गद्दारी की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत हम अपनी बेटी देकर चुकाएं। अगर आपको इतना ही शौक है लड़कियों का तो कोठे पर हजारों मिलती है, वहां जाइए अपनी हवस को पूरी करने के लिए। रानी जी की हिम्मत देखकर सुभाष जी भी गुस्से में बोल पड़े, देखिए जी, चाहे आप हमारी जान ले लीजिए या हमें इस घर से निकाल दीजिए, पर इतना सुन लीजिए कि कर्जे में आकर हम अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाएंगे, समझे आप। मनन, अंश और उसके आदमी उनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। अंश मनाली के सामने बोला, आपको हमारे घर आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने। हमारे श्याम काका अपने गांव गए हैं 1 हफ्ते के लिए, तो हमारे लिए सुबह, दोपहर और शाम को सिर्फ आपको खाना बनाना है। रानी जी और सुभाष जी को समझ आ गया कि वो मनाली की बात कर रहे थे और वो लोग मंदिरा को लेकर क्या समझ बैठे। इतना सुन सुभाष जी नरमी से बोले, माफ करना साहब, हमने बहुत कुछ कह दिया, हमें लगा कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। रानी जी, हमसे भी भूल हो गई साहब, पता नहीं हमें क्या हो गया था अचानक से, दिल पर मत लीजिएगा, जबान फिसल गई हमारी। मनन फीकी तरह मुस्कुराते हुए बोला, अगर दिल पे ले लिया होता तो आप भी जानती हैं रानी जी कि क्या होता। सुनिए अगला भाग, खराब मौसम। अंश सुभाष जी की तरफ देखकर बोला, तेरा कर्जा माफ हो जाएगा, बस हमें एक कुक की जरूरत है जो हमारे श्याम काका जैसा ही खाना बनाए, जो हमें मिल गई। मनाली हमारे घर। इतना सुनते ही सुभाष जी बीच में बोले, जी जरूर साहब, मनाली जरूर जाएगी, खाना ही तो बनाना है साहब, और हमारे लिए आपकी सेवा करने का दूसरा मौका है। आखिर आपने हमारे ऊपर से बहुत बड़ा बोझा हल्का कर दिया, हम आपके सदा आभारी रहेंगे साहब। गुड डिसीजन, अंश मुस्कुराकर बोला। वैसे अगर हम आपकी इस बेटी को खाना बनाने का ऑफर करते तो क्या आप भेजते इसे भी। ये सुन सुभाष जी चुप हो गए। रानी जी भी कुछ बोल नहीं पाई। अंश हंसकर छोड़िए, आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। आखिर अपना खून अपना ही होता है, उसमें हर किसी की जान बसती है। ये कहकर अंश ने अपनी नजर मंदिरा पर गड़ा दी, जो मनाली को कब से घूरे जा रही थी। वैसे आपकी इस बेटी को कोई राजकुमार भी नहीं लेकर जाएगा, इसको खाना बनाने के लिए कहा होता तो ये अपने मूड की तरह ही सड़ा हुआ खाना बनाती। मंदिरा को अंश की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो तो उसे कुछ बोल ही नहीं पाई। मनन ने मनाली की तरफ देखा जो अंश की ओर देख रही थी। वो मनाली के पास आया और उसे धीरे से कहा, तुम्हारा इंतजार रहेगा, मुझे बहुत कुछ बातें करनी है जो कि अभी यहाँ नहीं हो सकती। वैसे आना बहुत ज्यादा अच्छा था। अंश सही कहता है, तुम्हारे हाथों को चूमने का मन कर रहा है। इतना कहकर मनन मुस्कुरा दिया और मनाली सिर्फ उसे हैरानी से देखती रही। उसके हर एक शब्द कानों में गर्म शीशे की तरह घुल गए। उसके बाद मनन वहां से अंश की तरफ आया और अंश को चलने के लिए कहा। सुभाष जी और रानी जी ने उन्हें शुक्रिया कहा और उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। सब लोग गाड़ी में बैठे और अंश ने गाड़ी घर की ओर दौड़ा दी। मनन गाड़ी में बैठे मुस्कुराए जा रहा था और दुपट्टे को कब से निहारे जा रहा था। ये सब उसके पीछे बैठे आदमी और अंश नोटिस कर रहे थे। अंश मुस्कुराते हुए, तू किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है मेरे लाल। मनन, नथिंग, मतलब बिना वजह मुस्कुरा रहा है। हाँ, अरे वो बस मैं खाने के बारे में सोच रहा था कि खाना कितना अच्छा था। अंश, खाने के बारे में सोच रहा था या फिर खाना बनाने वाली के बारे में सोच रहा था। मनन ने ये सुनते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। अंश हंसते हुए, अरे भाइयों और सिर्फ भाइयों, हमारा लाल हमारा नहीं रहा, पराया धन हो गया रे बाबा, इसको प्यार हो गया रे। और पूरी गाड़ी में शोर हो रहा था और मनन मुस्कुराते हुए अंश को गालियां दे रहा था। वहीं सुभाष जी और रानी जी की उनके जाने के बाद जान में जान आई। मंदिरा भी सोफे पर सर टिकाकर बैठ गई। सुभाष जी थके हुए लहजे से, हाँ रानी जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साहब ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना आज तो हमें वो जान से ही मार डालते। और तो और हमारा कर्जा भी माफ कर दिया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। रानी जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ इस मौके पर हमें मंदिर होकर आना चाहिए, हमारी मंदिरा भी सही सलामत है। और ऐसा कहते हुए वो मंदिरा के पास बैठी और उसे कसकर गले लगा लिया। मनाली ये देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो ठीक आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रखा और अपने हाथ को देखने लगी। मनाली आंखों में आंसू लेकर खुद को ही देखे जा रही थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर उसे आज उसके अपनों ने ही बहुत बुरा भला कहा। उसकी गलती क्या थी भला? जो किया अपने परिवार के लिए ही किया। सब कुछ सबके सामने होने के बाद भी उसे इतनी धिक्कार क्यों? ये उसकी समझ में आ चुका था। उसकी सबसे बड़ी गलती उसका चेहरा, जो बेहद ही खूबसूरत, इसी की वजह से वो लोग उसे बुरी नजर से देखते थे। 2 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो अब धीरे धीरे दोहराया जा रहा था। उधर अंश और मनन अपने घर पहुंच गए। अंश ने काका को फोन लगाया पर उनका फोन लग ही नहीं रहा था। मनन सोफे पर सर टिकाकर बैठ गया और अपनी आंखें उसने बंद कर ली और बंद आंखों में सिर्फ
मनाली का चेहरा ही उसे दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। अंश ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सिर पीट लिया और कमरे में आ गया। अंश कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। रात भर की थकान की वजह से उसे नींद आ गई। मनन ने भी आंखें खोली और देखा कि अंश वहां कहीं भी नहीं है। इसके बाद वो उसके कमरे की तरफ गया और वहां उसने देखा कि अंश किसी मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा है। मनन को जैसे उसको देखकर सुकून सा मिला। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अचानक उसको फोन आया। मनन की कुछ देर कॉल पर बात हुई, फिर वो अपने कमरे में चला गया। उसके बाद उसने अपना बैग खोला और कुछ पेपर्स निकाले और बाहर गाड़ी में बैठकर अपने आदमियों के साथ निकल गया। वहीं सेठ मदन लाल सुभाष जी के घर पहुंचे। उन्होंने डोरबेल बजाई और दरवाजा खुला तो रानी जी सामने थी। रानी जी उनको देखकर, अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए आइए। सेठ जी घर में आए और सोफे पर बैठ गए। सुभाष जी भी अपने कमरे से आए और सेठ को देखकर मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे सेठ जी, आप यहाँ, मतलब कुछ काम था क्या? बताइए कैसे आना हुआ? अरे बरखुरदार, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों नहीं आए? सुबह सुबह तो कह रहे थे कि पैसों की जरूरत है और 10 बजे तो आए ही नहीं। इतना सुन सुभाष जी खुशी से बोले, अरे सेठ जी, अब पैसों की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, सुबह तो तुम कह रहे थे, अब क्या हुआ? अरे सेठ जी, जिस काम के लिए चाहिए थे वो काम पूरा हो गया, इसलिए अब जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या काम था जिसके लिए तुम सुबह सुबह मेरे घर आए और अभी वो काम बिना पैसों के पूरा हो गया? रानी जी कुछ बोलने को हुई तो सुभाष जी बोल पड़े, वो हमने किसी रिश्तेदार से पैसे लेकर चुका दिए तो आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना सुन सेठ जी हंसकर बोले, ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, तुम्हारी समस्या हट गई, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन बरखुरदार, मुझे बताना तो चाहिए था ना, मैं वहां तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ करने में लगा था। माफ करना सेठ जी, इन सब चक्करों में आपको बताना मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या का निवारण हो गया ना, तो बस अब खुश हो जाओ। वैसे पैसे किस चीज के लिए चाहिए थे तुम्हें? इतना सुन सुभाष जी अटक गए। उन्होंने रानी जी की तरफ देखा और बोले, वो बस मेरे एक दोस्त हैं, उनको पैसों की जरूरत थी तो बस उनको देने थे मुझे। अरे वाह, दोस्ती हो तो तुम्हारे जैसी, दोस्त की समस्या खुद की समस्या बना ली, भाई वाह। सुभाष जी फी की तरह मुस्कुराते, जी सेठ जी, वैसे बताइए क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा गरम? हम तो भाई चाय लेंगे, वो भी बढ़िया वाली। जी हम अभी लेकर आते हैं। उसके बाद मंदिरा वहां पर आ गई और सोफे पर बैठ गई। अरे कैसी हो बिटिया? मंदिरा उन्हें इग्नोर करते हुए, ठीक हूँ। भाई एक बात कहनी थी, हमारे ध्यान में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है और खानदान से भी बहुत ऊंचा। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ध्यान में कोई लड़की हो तो बताइएगा, अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उस परिवार से। मंदिरा ने इतना उनके मुंह से सुना कि गुस्से में लाल हो गई और उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, सेठ जी आपको कुछ काम नहीं है क्या? इसका रिश्ता यहाँ करना, उसका रिश्ता वहां करना, मतलब आपकी जिंदगी का यही टारगेट रह गया है क्या, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करें? हाँ। मंदिरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुभाष जी उसे गुस्से में देखते हुए बोले और चिल्ला पड़े, इस तरह से बात करते हैं मंदिरा अपने बड़ों से? कुछ लिहाज विहाज है कि नहीं तुम्हें? सुभाष जी की आवाज सुनकर रानी जी भी वहां आ गई। रानी जी सुभाष जी से बोली, अरे क्या हुआ, क्या कह दिया मंदिरा ने? अपनी बेटी को समझाइए जरा, इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी। रानी जी मंदिरा की तरफ गुस्से से देखने लगी और मंदिरा सेठ जी को ही घूरे जा रही थी। मंदिरा माफी मांगो सेठ जी से, सुभाष जी ने उसे कहा और मंदिरा ने ये सुन सिर्फ बेरुखी से सेठ जी को सॉरी बोल दिया। मनाली भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी। रानी जी भी मंदिरा के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने मनाली को देखकर रानी जी ने मनाली को चाय बनाने के लिए कह दिया और ये सुन मनाली किचन में चली गई। सुनिए अगला भाग, मुसीबतों का दौर। सुभाष जी बोले, माफ करना सेठ जी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे किससे किससे माफी मांगोगे? औलाद जब हाथ से निकल जाती है ना, तब किसी से माफी मांगना भी आम बात हो जाती है। मैं जानता हूँ, मंदिरा को मैं समझाऊंगा सेठ जी, बस मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मनाली तब तक चाय लेकर आ गई और उसने चाय टेबल पर रख दी। अरे कोई बात नहीं है बरखुरदार, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं मनाली की बात कर रहा था, मंदिरा की नहीं। सुभाष जी मनाली की तरफ देखकर बोले, सेठ जी अभी इन सब चीजों के लिए पैसे भी नहीं है, तो अभी तो हम इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते। सेठ जी चाय पीते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं है, जब तुम्हें लगे तो मुझे बता देना, मैं हमेशा हाजिर हूँ। इतना कहकर सेठ जी उठकर खड़े हो गए और सुभाष जी ने उनको शुक्रिया बोला। सेठ जी दरवाजे तक आए और पीछे मुड़कर सुभाष जी से कहा, एक बात कहूँ सुभाष? हाँ हाँ जी कहिए ना। मंदिरा के स्वभाव को हल्के में मत लेना, तुम लोग उसका ये रवैया सहन कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, पर अगर कल को उसके रिश्ते की बात आई तो उसका ये स्वभाव उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लड़की बड़ी हो गई है, उसको थोड़ा ढंग से पेश आना सिखाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना सुनकर सुभाष जी ने बस फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया और सेठ जी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सुभाष जी मंदिरा को लेकर गहरी सोच में पड़ गए। उधर मनन ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया। उसके पीछे रवि, रॉकी, मोनू और जीतू भी उतरे। वो अपनी गॉगल्स उतारकर उस कंपनी को देखने लगा। वो कंपनी उसकी ही थी, डायमंड कंपनी, जो मनन और अंश के नाम से थी। उस कंपनी को खोले हुए तकरीबन 7 साल हो चुके थे। हर तरीके के हीरे के स्टॉक रखना और उसे बड़े पैमाने पर सप्लाई करना, ये उस कंपनी का काम था। इन सालों में मनन ने जो भी कुछ कमाया था वो उस कंपनी का बड़ा सा हिस्सा था। मनन गॉगल्स पहनकर अंदर आ गया। उसके पीछे सब लोग आ गए। मनन ने ऑफिस में कदम रखा और वहां पर हर शख्स खड़ा हो गया। सबने अपनी नजरें नीची कर ली। मनन आगे बढ़ा और वहां के पियोन से पूछा, रागिनी कहाँ है? साहब वो अपनी केबिन में है, उसे कहो मेरे केबिन में आए। पियोन हाँ में सर हिलाकर रागिनी को बुलाने चला गया। पियोन रागिनी के केबिन में आया और उसे बताया कि मनन साहब आए हैं। रागिनी जो कुछ काम कर रही थी, ये सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। वो अपनी केबिन से निकलकर मनन के केबिन में पहुंची। सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जब रागिनी ने सब लोगों की तरफ देखा तो उसने इशारे से सबको अपना काम करने के लिए कहा। रागिनी डोर खोलकर, मे आई कम इन सर? रागिनी उसे मुंह खोलकर देख रही थी और मनन अपनी आंखें बंद करके सीट पर सर टिकाकर बैठा था।
वो बिना आंखें खोले बोला, मुझे ताड़ना हो गया हो तो कुछ काम की बात करो। रागिनी हड़बड़ाकर बोली, हाँ हाँ सर, अभी करती हूँ काम की बात। इतना कहकर रागिनी ने फाइल मंगवाई और मनन की टेबल पर रख दी और बोली, सर ये स्टॉक की फाइल्स हैं और इसमें 2 मंथ में जितना भी ऑर्डर आया था उसकी सारी डिटेल्स हैं। मनन ने आंखें खोली और उस फाइल को देखने लगा। और अभी का ऑर्डर, उसका क्या हुआ? सर वो मिस्टर मंथन कल दोपहर को आएंगे यहाँ, तो वो एक बार डायमंड देखना चाहते हैं, तभी उनका ऑर्डर फिक्स किया जाएगा। ठीक है, वो कभी भी आ सकते हैं, उनको बोलो दोपहर को ही आए, सुबह सुबह मेरे सर पे ना बैठें। रागिनी मुस्कुराकर बोली, जी सर, आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। रागिनी को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, वो बस मनन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मनन ने देखा कि वो अभी तक नहीं गई। वो उठकर उसके पास आया और ये देखकर रागिनी हड़बड़ा गई। वो बस एक टक उसको देखती रही। मनन उसके करीब आते हुए, क्या देख रही हो? रागिनी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। जब मनन को कुछ जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पूछा, तो रागिनी ने कहा, वो सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और इतना कहते ही वो शर्मा गई। ओह रियली, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम कहो तो अपना फोटो फ्रेम बनवा लूं? रागिनी के चेहरे की मुस्कान जैसे गायब ही हो गई ये सुनकर। मनन उसके करीब आने लगा और वो पीछे की तरफ जाने लगी। मनन मुस्कुराते हुए, एक बड़ी सी फोटो रख ही लो तुम, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, यहाँ तक कि बाथरूम में जाते हुए भी मेरी फोटो साथ लेकर चला करो, या हर जगह मेरी फोटो चिपका दो। कैसा है ये आइडिया? व्हाट्स से? चाहो तो पैसे मुझसे ले लो। मनन के चेहरे की मुस्कान अब गुस्से में बदलने लगी। रागिनी की हालत खराब हो गई थी। वो सिर्फ सॉरी बोलकर वहां से तुरंत भाग गई। मनन ने ये देखकर अपना सर झटक दिया। वो अपनी जगह वापस सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर में अंश की कॉल आई और उसने उठाया तो सामने से अंश गालियां दे रहा था। अरे पागल इंसान, बताएगा भी क्या हुआ या गालियां ही बकता जाएगा? अंश सामने से जोर से चिल्लाते हुए, तू कहाँ है अभी? बोल मुझे, बिना बताए चला गया? अरे यार अपने ही ऑफिस में हूँ और कहाँ होऊंगा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला आया। बेल बुद्धि, तुझे पता है ना कि तूने कितनी बड़ी गलती की है? अरे भाई इसमें क्या गलती हो गई? अभी मेरे इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया और तू बोल रहा है कि क्या गलती हुई? मनन कंफ्यूज होकर बोला, कौन सा रिकॉर्ड टूटा है तेरा? अंश को अभी एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। अंश बात को पलटते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, रहने दे, बता कब आएगा? मनन सख्ती से, पहले तू बता कौन सा रिकॉर्ड? अरे कुछ नहीं यार, तू मुझे डांटेगा बहुत। नहीं डांटूंगा, बोल अब, पक्का? मनन झलाते हुए बोला, नहीं मैं नहीं डांटूंगा, पक्का। अंश बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, वो मैं ना सुबह या रात में जब भी सोता था ना तो तू मेरे पास होता था, तो मैं हमेशा से तुझसे जल्दी उठ जाता था, तो तुझे सोता हुआ देखकर तेरी किसी ले लेता था मैं। मनन को ये सुनकर ही अजीब सा लगने लगा। मनन गुस्से में बोला, तू ये सब करता था मेरे साथ? तू क्या मुझे लड़की समझता है? बेअकल इंसान, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक, तू घर पर आ रहा है ना, अब हॉट वाली किस्सी लेना बेटा मुझसे, हमेशा याद रखेगा। इतना बोलते ही मनन ने फोन काटा और ऑफिस से निकलकर घर की तरफ गाड़ी घुमा दी। यहाँ अंश उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उधर सुभाष जी और रानी जी अपने घर पर हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। रानी जी सुभाष जी से बोली, मुझे लगता है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, आज हमारी सारी समस्या दूर हो गई और मंदिरा को भी हम पंडित जी से मिलवा देंगे, आखिर उसे सद्बुद्धि की सख्त जरूरत है। हाँ आप सही कह रही हैं रानी जी, इसी बहाने थोड़ा बहुत मन को शांति मिल जाएगी, सुबह से इसी की टेंशन में घूमे जा रहे हैं। मैं तैयार होकर आती हूँ और मंदिरा को भी बोल देती हूँ। हाँ मैं भी तैयार होकर आता हूँ। और ऐसा कहकर सुभाष जी कमरे में चले आए और रानी जी मंदिरा के कमरे में आ गई। वो मंदिरा से बोली, बेटा तैयार हो जा, मंदिर जाना है हमें। मंदिरा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मुझे कोई मंदिर नहीं जाना, आप जाकर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। मंदिरा आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो तुम, मंदिर जाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है? ऐसा कौन सा काम कर रही हो तुम? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना और ज्यादा नखरे ठीक नहीं है। रानी जी ये बोलकर अपने कमरे में आ गई। मंदिरा बुरा समूह बनाकर तैयार होने लगी। सब हॉल में आए और सुभाष जी ने चलने को कहा। रानी जी ने उन्हें रोक लिया और मंदिरा को पूछा, वो लड़की कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किसी कोने में, जा उससे कह दे हम मंदिर जा रहे हैं तो घर का ख्याल रखे और घर की सफाई भी करके रखे। मंदिरा उसे बोलने उसके कमरे में आ गई। मंदिरा मनाली से बोली, सुनो हम मंदिर जा रहे हैं, घर की सफाई कर देना, और हाँ मेरे कमरे में भी बहुत सारा डस्ट फैला हुआ है और जरा अच्छे से साफ करना, ओके? मनाली ने जवाब में सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मंदिरा, सुभाष जी और रानी जी तीनों मंदिर जाने के लिए निकल गए और मनाली यहाँ घर साफ करने में जुट गई। उधर मनन रास्ते पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। वो घर पहुंचा और अंश के कमरे की तरफ दौड़ा। अंश टीवी पर कार्टून देखे जा रहा था। सुनिए अगला भाग, नीलामी। मनन कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा, उस पर चढ़ के मारने लगा। वो गुस्से में कहता है, तूने मुझे समझ कर रखा है, तू इतने सालों से यही करता आया मेरे साथ, तुझे तो ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनन उसको मारे जा रहा था और अंश सिर्फ उसकी बातों पर हंस रहा था। वो हंसते हुए बोला, अबे मार डालेगा क्या मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? चुम्मा ही तो लिया है तेरा और तू ऐसे भड़क रहा है जैसे मैंने तेरी जायदाद ले ली हो। ये सुन मनन ने उसे छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अंश का हंसना अभी भी जारी था और मनन उसको घूर कर, ऐसी वाहियात हरकत आज के बाद ना करना, बता रहा हूं मैं। हो वाहियात, ये वाहियात है। अच्छा एक बात बता, तेरी बीवी तुझे किस करेगी तो क्या तू फिर भी इस हरकत को वाहियात कहेगा? ये सुनते ही मनन के सामने मनाली का चेहरा आ गया और वो उस पल में चला गया जिस पल में मनाली उसके साथ थी। अंश उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोला, मिस्टर मजनू अपने ख्याली पुलाव से बाहर आइए, परी जी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जब वो आ जाएंगी तब देख लेना उसे। इतना सुनकर मनन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यार अब उसका इंतजार है, पता नहीं कब आएगी। अरे आ जाएगी मेरा बच्चा, एक बात बता तू मुझे, तू रात भर जागा फिर भी तुझे अभी तक नींद नहीं आ रही? यार अब कहाँ नींद आएगी, जब से उसे देखा है तब से उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ मैं। अंश हंसते हुए बोला, भाई सुन मेरी बात सुन,
मुझे ये प्यार नाम की चिड़िया के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुझे देखकर पक्का कह सकता हूँ कि तू मनन ओबरॉय से सीधा मजनू ओबरॉय हो गया है। ये बोलकर अंश जोर जोर से हंसने लगा और मनन उसे घूरे जा रहा था। मनन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अच्छा चल अब मुझे सोने दे, बत्ती सी दिखाना बंद कर। अच्छा अभी तो तू कह रहा था ना कि अब तुझे नींद कहाँ आएगी। मनन बोला, देख भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है, अब तू यहाँ से जा। अंश परेशान करने के मूड में बोला, ओहो अच्छा तू इंसान है, मैं तो तुझे 2 पैरों वाला गधा समझता था, अच्छा हुआ तूने बता दिया मुझे। मनन का गुस्सा अब फट पड़ा, उसने 2 पिलो उठाए और अंश को उससे मारने लगा। मनन मारे ही जा रहा था और अंश कभी यहाँ तो कभी वहां कूदे जा रहा था। जब मनन का मारना नहीं थमा तो अंश तुरंत उस कमरे से निकल गया और मनन ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। वो अंदर से बोला, अब मुझे परेशान किया ना तो तेरे भेजे में 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा, जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अंश दरवाजे में धीरे से बोला, ओके मेरी लैला। इतना कहते हुए अंश वहां से हंसते हुए नीचे आ गया। मनन ने अपनी शर्ट उतारी और ऐसे ही बिना कपड़ों के बेड पर लेट गया और मनाली के बारे में सोचने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा तो उसमें 3:30 बज रहे थे। वो बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा और इसी बीच उसे गहरी नींद आ गई। उधर अंश नीचे आ गया और बाहर गार्डन की तरफ चला गया। वहां स्विमिंग पूल को देखकर उसने अपने कपड़े उतारे और पूल में छलांग लगा दी। वहां पर तैरते हुए वो पूल चेयर पर बैठ गया। उधर सुभाष जी, रानी जी और मंदिरा मंदिर होकर आ गए और अपने अपने कमरों में चले गए। देखते ही देखते शाम हो गई। मनाली अपने कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसने वो किताब छुपा दी। कमरे में रानी जी आई और बोली, क्या कर रही है कब से, जल्दी से तैयार हो जा, साहब के घर जाना है खाना बनाने के लिए। उसने हाँ में सर हिला दिया और वो तैयार होकर बाहर आ गई और बाहर जाने को हुई। तभी रानी जी की आवाज आई, रुक लड़की, अब ध्यान से मेरी बात सुन, तू वहां सिर्फ खाना बनाने के लिए जा रही है, ये याद रखना, गुलछर्रे मत उड़ाना, वहां सिर्फ मर्द हैं, उनके बीच ही अपना खूबसूरत चेहरा ढक कर रखना, वरना पता है ना क्या हुआ था पहले, कहीं इस बार भी ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। और हाँ सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ अपनी जबान बंद रखती है ना, वैसे ही वहां भी अपनी जबान बंद रखना, आई बात समझ में। मनाली की आंखें नम होती चली गई, उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। रानी जी, चल अब जा यहाँ से, ये पैसे हैं कुछ, यहाँ से रिक्शा कर ले, सुभाष जी ने उसे कहा। रानी जी सख्ती से बोली, कोई जरूरत नहीं है, इसके पैर सलामत हैं, अभी भी चली जाएगी पैदल। पर भाग्यवान, यहाँ से साहब का घर बहुत दूर है, इसे देर हो जाएगी। कहा ना कोई जरूरत नहीं है इस पर पैसे खर्च करने की, अरे जा ना लड़की, मुंह क्या देख रही है, कब जाएगी। इतना सुनकर मनाली वहां से चली आई और मनन के घर की तरफ चल पड़ी। मनाली सिर्फ खाली आंखों से रास्ते को देख रही थी, जैसे उसे आसपास की खबर ही ना हो। वैसे भी क्या जिंदगी थी उसकी, ना तो उसके पास कोई अपना था, ना ही उसके पास कोई ऐसा जो कि उसका दर्द बांट सके। जो अपने थे वो जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। माँ बाप के बिना जिंदगी कितनी दर्दनाक हो जाती है ये उससे अच्छा कोई और नहीं जानता था। दर्द हद से ज्यादा हो जाता है तो आंखों से आंसू अपने आप ही बहने बंद हो जाते हैं। उसके दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कितना सहन किया उसने इतने सालों में, पूरी जिंदगी का सबक छोटी सी उम्र में ही मिल गया। वो तो बस जिंदा लाश की तरह थी। उसके चाचा चाची तो सगे होकर भी अपना फर्ज अदा नहीं कर पाए। उनको पता था कि मनाली के साथ वहां कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने उसे जाने से वहां रोका तक नहीं और ना ही उसकी जरा सी फिक्र की। वो अब उनके सर पर एक पत्थर की तरह हो गई थी जिसको कि वो लोग हटाना चाहते थे। अंश ने सही कहा था कि अपना खून अपना ही होता है, उसमें हर किसी की जान बसती है, पराये खून को कौन अपनाता है। मनाली को सब पता था कि उसके चाचा चाची अपने फायदे के लिए उसको भी नीलामी पर खड़ा कर सकते हैं और आखिर उसकी नीलामी हो ही गई। कर्जा माफ हो सके इसीलिए उन्होंने उसे वहां भेज दिया जिस दौर से वो पहले भी गुजर चुकी है। उसकी खाली आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि उसे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसे अब डर लगता है। वो निडर होकर खाली आंखों से रास्ते को देखे जा रही थी जहां उसकी आने वाली मंजिल थी। अब चाहे वो आने वाले कल की हो या वर्तमान की, ये तो उसकी किस्मत ही तय करेगी। उधर अंश हॉल में बैठे अपनी आदमियों से कुछ बातें कर रहा था। मनाली वहां गेट पर पहुंच गई। उसने अंदर आने को कदम बढ़ाए तभी वहां के वॉचमैन ने उसे रोक लिया। उसने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम मनाली बताया। वॉचमैन ने गेट झट से खोल दिया और उसे इस तरह से रोकने के लिए उससे माफी भी मांगी। मनाली उसकी तरफ ध्यान न देकर अंदर चली आई। अंदर वहां आकर उसने सब पर नजर डाली तो वहां बहुत सारे आदमी थे। उनमें से जीतू की नजर मनाली पर पड़ी जो पूरे घर को देख रही थी। जीतू अंश से बोला, भाई वो लड़की आ गई। अंश दरवाजे की ओर देखकर, अरे परी जी आ गई आप। अंश उठकर खड़ा हुआ और मनाली की तरफ आया। मनाली अभी भी वहीं खड़ी थी। अंश मनाली से बोला, परी जी आप आ गई, आप ही का इंतजार था, आइए बताइए क्या लेंगी आप। मनाली ने ना में सर हिला दिया। मोनू अंश से बोला, भाई बहुत भूख लग रही है। मनाली ने सुना तो वो सामने बने किचन में चली गई। अंश भी उसको जाते हुए देखने लगा। उसके जाने के बाद अंश मोनू के पेट पर घूंसा मारते हुए बोलता है, अरे पेटू तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता था, उसको बैठने तो देता, डफर कहीं का, जब देखो खाने की बातें करता रहता है। अंश गुस्से में मनन को उठाने के लिए चला गया और मोनू वहीं पेट पकड़कर बैठ गया। अंश कमरे में आया तो देखा कि मनन बेड पर पेट के बल घोड़े बेचकर सो रहा था। अंश उसके ऊपर बैठकर उसके कान के पास आया। बेटा मनन ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंश उसके पीठ पर ठीक उसी तरह सो गया जैसे मनन सोया था। बेटा मन उठ जाना बच्चा, कितना टाइम हो गया है, सो ही रहा है, जाना यार, क्यों परेशान कर रहा है। मनन नींद में बोला, अरे बेटा शाम के 6:30 बज रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है कौन आने वाला था। मनन पिलो से अपना मुंह छुपाते हुए, तेरी बारात आ रही है तो मुझे नहीं आना तेरी शादी में, मैं नहीं उठता, अब जा यहाँ से। परी जी आई हैं। कौन परी? मनन कान पर हाथ रखकर बोला।